नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र सैनी। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल की चार्जिंग के बारे में और ख़ास तौर से हाई राइज अपार्टमेंट्स में। कुछ ही दिन पहले इंदिरापुरम की एक बड़ी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक गूगल फॉर्म देखा, जो कि वहाँ के RWA के सेक्रेटरी ने पोस्ट किया कि जो लोग लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल या जो ले चुके हैं, तो वो इस गूगल सीट में अपना डेटा फीड करें ताकि RWA उसके हिसाब से चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था कर सके। शायद यही प्लानिंग होगी, ऐसे तो उसमें कुछ लिखा नहीं है, बट मैं ऐसा मान सकता हूँ कि उसके पीछे जो मंशा है वो चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की रही होगी। तो पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या स्कोप है और इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं चार्जिंग की। तो आजकल आपको पता ही है, सभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कर रही हैं। उस पर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उस पर सब्सिडी देती हैं ताकि पोल्यूशन कम हो सके। ख़ासतौर से मेट्रोज़ की ये समस्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होने से वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो कम हो सकेगा। ख़ास तौर से जैसे दिल्ली NCR में विंटर्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखते हैं दिवाली के समय में काफ़ी धुआं होता है, तो पोल्यूशन काफ़ी होती है। तो इस समस्या से बचने के लिए सरकार को सबसे अच्छा रास्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला नज़र आता है। बट ये एक समस्या बन जाती है हाई राइज अपार्टमेंट में कि वहाँ पर भाई बंदा चार्ज कैसे करेगा उसको। हर दिन तो आपका कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन में चार्ज करने नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए चार्जिंग के दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है लॉन्ग चार्जिंग, जो कि घर में इंस्टॉल किया जा सकता है और अमूमन सभी गाड़ी देने वाले लोग जो व्हीकल कार देते हैं या जो टू व्हीलर देते हैं वो सब वो चार्जर देते हैं साथ में। और टाटा तो कुछ मीटर तक की केबलिंग भी साथ में इंस्टॉलेशन में फ्री देती है ताकि आपके कहीं पे लोकेशन पे वो जाके उसको इंस्टॉल कर सके। तो दूसरा चार्जिंग पॉइंट होता है जो शॉर्ट टर्म वाला होता है, जो फास्ट चार्जर होता है, जो 2 घंटे आधे घंटे में काफ़ी चार्ज कर देता है। जो स्लो चार्जर होते हैं जो घर पे इंस्टॉल होते हैं वो लगभग 8 से 12 घंटे लेते हैं गाड़ी को चार्ज करने में। और जो फास्ट चार्जर होते हैं जो हाई पावर के होते हैं वो जनरली पावर जो अपना चार्जिंग पॉइंट पे मिलते हैं वो 2 घंटे तक में चार्ज कर देते हैं। तो सोसाइटीज़ में कौन सा पॉइंट बन सकता है या कौन सा होना चाहिए, तो वो होता है दोस्तों स्लो वाला चार्जर जो घर के लिए बना है। अब उसमें RWA को मैं समझता हूँ कि ये जितने भी AOA हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही देनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो RWA को एक्चुअली करना क्या पड़ेगा, इसमें क्या समस्या है? देखिए, जो भी कॉस्ट है या जो भी फैसिलिटी है, अगर किसी के यहाँ पार्किंग फिक्स है कि भाई मेरा पार्किंग स्लॉट यही है, तब तो वहाँ पे कोई ज़्यादा समस्या है भी नहीं चार्जिंग पॉइंट की, क्योंकि उसमें आपको जो डेजिग्नेटेड प्लेस है आपका पार्किंग में, वहीं एक इलेक्ट्रिक की केबल प्रोवाइड करानी है RWA ने। वो भी जहाँ से भी केबल आनी है, अगर कहीं दूर से आनी है वो केबल, वहाँ पर पावर की वायरिंग नहीं है, तो वो कंज्यूमर जो है वो पे कर सकता है उसके लिए, है ना। तो वहाँ से एक पॉइंट बनाएगा, पॉइंट वही कार कंपनी बनाएगी जिसकी वो कार है ना। तो उसमें वो पॉइंट लग जाएगा, आप चार्जिंग कर लीजिए। वो लॉक एंड की में होता है, तो लॉक एंड की में होने से दूसरा कोई यूज़ कर भी नहीं पाता है। और अमूमन आपने देखा होगा कि हर कार का चार्जिंग भी अलग अलग तरह के होते हैं। मतलब जैसे टाटा है वो अलग तरह का चार्जर बनाती है, दूसरी हुंडई है, मारुति है या कोई दूसरी महिंद्रा है, तो सबके चार्जिंग पॉइंट जनरली अलग अलग तरह के होते हैं। गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा कि यूनिवर्सल चार्जर पॉइंट की बनाने की बात भी उसमें करी है, जैसे मोबाइल में यूनिवर्सल चार्जर की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें RWA की समस्या क्या है और क्या उसको लगाना पड़ेगा? देखिए, केबलिंग की कोई कॉस्ट RWA को अपनी तरफ से इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगानी, मतलब AOA या RWA जो भी कहिए, उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी होती। उसमें वो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि वो है मीटरिंग की, कि जो पावर वहाँ पर कंज्यूम होगी वो रेजिडेंट जो अपार्टमेंट ओनर है उसके बिल में जाके मर्ज हो जाए। बाकी इसके अलावा उसमें कोई समस्या नहीं है।
और वो कैसे मर्ज हो सकती है, उसके दो तरीके हैं, या तो वहाँ पर एक अलग से मीटर लगाया जाए, उसकी यूनिट ली जाए और मैनुअली उसके बिल में ऐड करके, क्योंकि वो जो फिक्स चार्जेस वगैरह है वो तो उसमें लगेंगे नहीं, सिर्फ आपको मीटरिंग के चार्ज लगाने हैं तो वो सिर्फ यूनिट उसमें लेके डाल देनी है। और वो भी जो आपकी मीटरिंग कंपनीज हैं, जैसे रेडियस है या जो भी आपकी मीटरिंग कर रही हैं, उनको अगर बोलेंगे कि भाई डुअल मीटर है, इस मीटर का भी रीडिंग आपको यहाँ पर मर्ज करना है, तो वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो ये इतना सा ही काम है, इसमें ना कोई कॉस्ट लग रही है, ना इसमें कोई इधर उधर की चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें समस्या कहाँ पर है और क्यों इसको इतना ऐसे बड़ा हवा समझा जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा काम है। हाँ, दूसरा जैसे टू व्हीलर की चार्जिंग, उसमें बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होती नहीं है। एओए आरडब्ल्यू चाहे कि एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे आपको 10-15 चार्जर लगा दे, बंदा वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करे और उसमें चार्ज कर ले, उसमें इतना ज़्यादा कोई पावर कंजप्शन है नहीं। फिर भी अगर एओए को ऐसा लगता है या रेजिडेंट जो दूसरे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं इसका कॉस्ट क्यों पे करूँ, मेरे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या टू व्हीलर नहीं है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि भाई आप एक नॉमिनल चार्ज हो, फिक्स चार्ज हो, विदाउट मीटरिंग एंड ऑल, कि भाई 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये महीना, जो भी लगता है कि भाई एक का देख लीजिए कितना रीडिंग कितने घंटे में आती है, उससे आप चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमने बात करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के बारे में और अपार्टमेंट और में उसकी जो समस्याएं हैं, जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, उसके बारे में। ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि करीब 2 साल पहले एक बड़ी सोसाइटी है इंदिरापुरम की, वहाँ पे किसी सज्जन ने जीबीएम के अंदर इसका बात की थी कि भाई ये सजेशन दिया था कि भाई क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है फ्यूचर है और अमूमन बढ़ ही रहे हैं, तो आरडब्ल्यू को इस पे गाइडलाइन बना देनी चाहिए कि भाई कोई भी आदमी कैसे अप्रोच करे ताकि उसको ये फैसिलिटी मिल सके। तो एक उस समय तो सबने कहा भाई ठीक है। थोड़े दिनों बाद इलेक्शन था, इलेक्शन में एक सोसाइटी की जो आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है, उसके मुख पत्र जैसे वो सामना आता है ना शिवसेना का, वैसे मुख पत्र एक बिना नाम वाले में छापा गया कि भाई ये लोग जो सजेशन दे रहे हैं, ये लोग इसका बिजनेस करना चाहते हैं, इनका एजेंडा है और ये चार्जिंग से इनका प्लान है बिजनेस में आने का और इससे ये पैसा कमाएंगे। अरे कैसे कैसे कार्टून लोग हैं भाई, इसने मतलब इस देश में इतने महान लोग हैं, हमें पता ही नहीं था। इसमें कौन सा बिजनेस भाई और कौन सा इसमें प्लान है और कौन सा इसमें पैसा मिलने वाला है। सिंपल है भाई, पावर पॉइंट अवेलेबल करा देना। आरडब्ल्यू ने बंदे ने अपनी चार्ज कर ली गाड़ी। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वो अपनी आरडब्ल्यू से फॉलोअप कर रहे हैं ग्रुप पे पर्सनली, और फाइनली उनको ये एश्योरेंस नहीं मिल पाई कि उनको चार्जिंग पॉइंट एक केबल से कनेक्शन मिल जाएगा, इसलिए बेचारे ने वो गाड़ी छोड़ के ईवी उसने नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल उसने ले लिया। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं। दूसरा एक और चीज़ रिसेंटली मेरे देखने में आई है, अपार्टमेंट में कुछ आजकल आईटी के लोग आ जाते हैं आरडब्ल्यू में। देखिए, आईटी से मैं बुरा नहीं समझता क्योंकि मैं तो खुद ही एक आईटी कंपनी चलाता हूँ, बट जहाँ पर जो चीज़ बैठती है फिट वहाँ पर वही यूज़ होनी चाहिए। तो एक दिन बड़ी हास्यास्पद घटना घटी कि जनरेटर के मैकेनिक से एक सेक्रेटरी महोदय पूछते हैं कि भाई इसका खराब हो गया तो इसका आरसीए दो। अब थोड़ी देर तो मैकेनिक जो है इधर उधर देखता रहा, तो उसने कुछ समझ नहीं आया। जब 2-4 बार डाटा आरसीए दो आरसीए दो, उसने सोचा कि अच्छा ठीक है लेके आता हूँ। तो वो गया जनरेटर के पास, एक जनरेटर का पार्ट उठा के ले आया कि लो साहब ये है आरसीए। तो अब सेक्रेटरी महाराज जो है झल्ला गए कि ये आरसीए, इसे आरसीए नहीं मालूम, इसको यहाँ से निकालो। तो फाइनली उस बंदे ने पूछा कि साहब ये आरसीए कहाँ लगता है जनरेटर में। तो आरसीए मतलब रूट कॉज एनालिसिस, जो कि एक पढ़े लिखे आदमी को मालूम है, आईटी वाले को, बेचारे वो मैकेनिक को उसको अपना काम आता होगा मैं समझता हूँ, लेकिन उसे क्या पता आरसीए क्या है। उसको तो उसी की लैंग्वेज में हमें बात करनी होगी। ये एक्चुअली फ़र्क है कि जो पढ़ा लिखा होना और ग्राउंड पे एक्सपीरियंस होना, इन सब चीज़ों से आपकी एक्चुअल आउटपुट निकल के आती है। कई बार क्या होता है कि आपने ज़्यादा इनपुट की चीज़ें कहीं पे डाल दी जाती है और रिसोर्सेस बड़े लगा दिए जाते हैं, लेकिन आउटपुट जीरो होता है।
या बहुत कम होता है, ऐसा अमूमन होता है। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं दोस्तों। तो इसमें मैं ऐसा ही सजेशन दूंगा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे ऐसे लोगों को सलाह लेने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, ताकि व्यवस्था दुरुस्त होकर चल सके। नमस्कार, यही आज का मैसेज था। हाँ, एक चीज़ और है कि दूसरे अपार्टमेंट के लोग भी इसको जैसे देख रहे हैं, इंदिरापुरम के क्या कहीं के भी, आप बताइए कि आपके अपार्टमेंट में कैसी व्यवस्था है, क्या वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, हैं तो कैसे मैनेज होते हैं और उसकी क्या व्यवस्था है, ताकि सभी लोगों के लिए ये एक सबक बन सके या कोई गाइडेंस उसको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।